11th फिजिक्स चैप्टर 1 भौतिक जगत। इसमें हम ये समझेंगे कि भौतिकी अर्थात फिजिक्स क्या है, वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, इसके चरण कौन कौन से हैं और भौतिकी का प्रयोजन या स्कोप क्या है। क्या है भौतिकी? व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी के अंतर्गत क्या होता है कि उसको अंग्रेजी में सबसे पहले समझे तो भौतिकी को बोलते हैं फिजिक्स। ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, फ्यूसिस से, FUSIS, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति, मतलब नेचर। अर्थात प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जो भी विज्ञान है, मूलभूत विज्ञान, उसको हम भौतिकी कहते हैं। जैसे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से मतलब ये है कि प्रकृति में देखिए हमारी ये पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन और उपग्रहों का पृथ्वी के आसपास अपनी कक्षा में घूमना, ये सब प्रकृति से जुड़ी घटनाएं हैं। और साथ में भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत इन घटनाओं का इस तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। तो भौतिकी वह विषय है, सामान्य रूप से अगर हम कहें तो जितनी भी तरह का मैटर या द्रव्य है, ठोस, द्रव, गैस और भी अवस्थाएं जो होती है मैटर और ऊर्जा, उनकी अंतरक्रियाएं मतलब उनका इंटरेक्शन और उनका अध्ययन और उनका पारस्परिक संबंध भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। और हमें पता है कि द्रव्य और ऊर्जा से रिलेटेड हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है और वो है आइंस्टीन समीकरण, E इज इक्वल टू mc², जिसमें E क्या है? ऊर्जा है, m जो है वो द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। और हम जानते हैं कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये भौतिकी में मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने का विज्ञान है और इसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। और ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है जिसका अर्थ है प्रकृति। आगे बढ़े, वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड क्या होती है? वैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि जो भी रिसर्च वगैरह होता है, अनुसंधान कार्य होता है, तो उसमें जो मेथड का यूज करते हैं, जिस विधि का उपयोग करते हैं, उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि में क्या करते हैं? किसी भी घटना का या किसी भी गतिविधि का हम क्या करते हैं? सुव्यवस्थित रूप से उसको देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं और उसको लेकर एक बहुत सिस्टमेटिक रूप से, एक बहुत क्रमबद्ध रूप से हमारा ज्ञान हम बनाते हैं जो बहुत ही तर्क संगत होता है। तो इस ज्ञान को हम या इस ज्ञान को प्राप्त करने की जो विधि होती है, उस विधि को हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ही सारे विज्ञान के सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। क्या होता है साइंटिफिक मेथड के अंदर? तो साइंटिफिक मेथड के कुछ चरण हैं, कुछ उसके कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करना साइंटिफिक मेथड कहलाता है। मतलब अफवाहें नहीं, वैज्ञानिक विधि का अपने चरण है और उन चरणों के आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है। उसमें होता है व्यवस्थित प्रेक्षण, जैसे कोई भी घटना अगर है या कोई भी बात अगर है तो उसका व्यवस्थित रूप से प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा और उसको फिर एक प्रयोग के द्वारा, है ना, बहुत कंट्रोल्ड मेथड से उसका प्रयोग किया जाएगा। और प्रयोग करने के बाद में क्या किया जाएगा कि उसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस किया जाएगा मतलब उसमें उसका मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से, है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की दृष्टि से उसका क्या करेंगे? विवेचना करेंगे। मैथमेटिकली भी उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या गणितीय रूप से भी वो सही आ रहा है या नहीं। और उसको लेकर फिर क्या करेंगे? एक भविष्य कथन हम देंगे। हमारा एक परिकल्पना बनाई हमने, परिकल्पना का परीक्षण किया और हमने क्या किया? एक हम सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं, तो एक भविष्य कथन देते हैं और फिर उसका हम सत्यापन करते हैं। अगर उसका सत्यापन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नई परिकल्पना का निर्माण होगा जिसको हम कह रहे हैं अन्यथाकरण। तो ये पूरी एक वैज्ञानिक विधि के चरण है: व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण, भविष्य कथन, सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण, जिसको हम कह रहे हैं कि क्रमबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण और अंतिम सिद्धांत। और अंतिम सिद्धांत भी अंतिम नहीं है, मतलब उसके बाद भी क्या हो गया? उसका सत्यापन अगर बाद में भी जाकर अगर गड़बड़ होता है तो फिर से नई परिकल्पना का निर्माण और उसके बाद में फिर वही आपका
क्रमबद्ध प्रेक्षण, प्रयोग वगैरह सारी ये प्रोसेस फॉलो होगी। मतलब वैज्ञानिक जो विधि होती है उसके अंदर जो वैज्ञानिक सिद्धांत जो बनते हैं वे निरंतर क्या होते हैं, निरंतर आप कह सकते हैं कि उनमें निरंतर मॉडिफिकेशन होने की संभावना बनी रहती है। और वैज्ञानिक विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार योग्य बनाना है, और उसको स्वीकार योग्य बनाने के लिए क्या किया है, उसको प्रयोगों और उसके जो लक्षण है उसके आधार पर उसको सत्यापित किया जाना बहुत जरूरी होगा। तो वैज्ञानिक विधि के चरण आप याद रखिएगा, और वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं इसे भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो आपको साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना होता है। आगे बढ़े। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि भौतिकी का प्रयोजन या स्कोप क्या है। वो बहुत वाइड स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बहुत अधिक विस्तार है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो उसको हम दो कारकों में पर आधारित मान सकते हैं। एक स्थूल होता है जो मैक्रोस्कोपिक होता है, जो बहुत बड़ा होता है, चांद तारे जिसको कहते हैं वहां तक पहुंच गया। और एक बहुत सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक होता है जिसमें परमाणु या आणविक स्तर पर आप अध्ययन करते हैं। तो प्रयोजन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा। तो ये जो है, जहां एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, और वहीं आप क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो भौतिकी का आधार है। अब इसमें स्थूल या मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है, ये आप स्थूल या मैक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो परिघटनाएं जो स्थूल है मैक्रोस्कोपिक परिघटनाएं उनको बोलते हैं चिर संबद्ध भौतिकी, है ना। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें पार्थिव और खगोलीय स्तर की परिघटनाएं आती है, मतलब टेरेस्टेरियल और एस्ट्रोनॉमिकल दोनों घटनाएं इसमें शामिल होते हैं। इसमें मैकेनिक्स होती है, यांत्रिकी होती है, जिसमें न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उष्मागतिकी होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, उसमें हम ऊष्मा इंजन वगैरह इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये आप एंट्रोपी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ध्वनि है, तो ध्वनि की, अब ध्वनि की में क्या होता है कि ये ध्वनि की जोड़ लीजिएगा। ध्वनि की में मतलब क्या होता है कि साउंड से रिलेटेड जितने भी हैं, तरंगों के प्रकार और किस तरीके से वाइब्रेशंस होते हैं उसको लेकर स्टडी पूरी। ऑप्टिक्स से रिलेटेड स्टडी, है ना। प्रकाशिकी से संबंधित जितने भी आपके दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी वगैरह है, या विद्युत गतिकी से संबंधित स्टडी, जिसमें आप क्या करते हैं, आवेशों का आकर्षण, प्रतिकर्षण, गुलाम बल, है ना। तो ये आपका, ये जितना भी, जिस तरह की भी ये पूरी स्टडी है, ये आपकी आती है किसके अंतर्गत, ये आती है मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं चिर संबद्ध भौतिकी, है ना। तो ये आपका इसमें यांत्रिक की जो है वो भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। अब जो मैकेनिक्स है वो सबसे पुरानी है, न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी बातें होती है। और इसमें एक दूसरी जो स्टडी आपने कही वह कही है, वो है सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक। अब इसको, जो अगर सूक्ष्म परिघटनाओं से संबंधित भौतिकी है तो उसको हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं। जो मतलब कुल मिला के माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है तो वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं। इसमें परमाणुवीय, आणविक और नाभिकीय परिघटनाओं से रिलेटेड जितना भी स्टडी होता है, अल्फा कण प्रकीर्णन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में जो डिटेल्स आप लेते हैं, स्टडी करते हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, या नए नए कणों के बारे में जो बात करते हैं, आप बहुत सूक्ष्म लेवल पर जो बात करते हैं, है ना, वो स्टडी जो है आपकी आती है किसमें, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो भौतिकी का जो स्कोप है वो बहुत बड़े से लेकर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी, मैक्रो से माइक्रो तक का जो स्टडी होता है वो भौतिकी के अंतर्गत आता है।